जय श्री कृष्णा गाइज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है माँ के अंतिम संस्कार में बेटा नहीं पहुंचा। यह कारण था जो बेटा अपनी माँ के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा। रहस्य जानकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। अरे तू तो आ गया बेटा, लेकिन तेरे पापा जी कहाँ रह गए? रोज तो तुम जाते साथ में हो, लेकिन तेरे पापा पहले आ जाते थे और तू बाद में आता था। लेकिन आज तेरे पापा ऐसे कहाँ रुक गए, या उन्हें ऐसा कोई क्या जरूरी काम आ गया जो अभी तक नहीं आए? बेटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आखिर तेरे पापा अभी तक क्यों नहीं आए? ये कहती हुई सरला जी निढाल सी हो गई। तभी उन्हें ढांढस बंधाते हुए उनका बेटा अमित बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, पापा आते ही होंगे। लेकिन वह भी मन ही मन आशंकित हो रहा था कि आखिर पापा को इतनी देर कहाँ हो गई, क्योंकि अमित के पापा सरकारी नौकरी करते थे। इस लिहाज से उनकी छुट्टी लगभग 5 या 5:30 बजे तक हो ही जाती थी और घर पहुंचते तक उन्हें लगभग 6 बज जाते थे। लेकिन आज तो पूरे 8 बज गए थे, लेकिन अमित के पापा हरीश जी घर नहीं पहुंचे थे। अमित ने अपनी माँ को समझाकर अपने साथ खाना खिला दिया और अपने दोस्त सतीश को फोन लगाया कि पापा अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उन्हें ढूंढने जाना है। वह जल्दी से जल्दी उनके घर पहुंचे। सतीश ने भी जल्दी से खाना खाया और अमित के घर जाने के लिए निकल गया। वह गाड़ी चलाते हुए इधर उधर देखता हुआ जा रहा था कि कहीं शायद सतीश के पापा रास्ते में ही दिखाई दे जाएं। लेकिन ये क्या, सतीश अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि उसे कोई आदमी सड़क के किनारे पड़ा हुआ दिखाई दिया। सतीश ने अपनी गाड़ी रोकी और दौड़कर उसके पास गया। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च की लाइट से उनका चेहरा देखा तो वह तो वहीं थर थर कांपने लगा। उसने तुरंत अमित को फोन लगाया और सारी बात बताई कि उसके पापा सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, सिर से बहुत सारा खून बह रहा है। अमित ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि वह सतीश से मिलने जा रहा है। सरला जी को भी संदेह हो रहा कि कुछ तो बात है जो अमित उन्हें बता नहीं रहा है। फिर भी वह भगवान से प्रार्थना करती रही कि सब ठीक हो जाए। उधर सतीश और अमित ने मिलकर हरीश जी को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल गए। वहां जाने से पता चला हरीश जी की मृत्यु तो 2 घंटे ही पहले हो चुकी है। अमित का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा दुखद समाचार अपनी माँ को कैसे देगा। उसने सतीश को अपनी माँ को घर में संभालने के लिए कहा और स्वयं अपने पिता को एम्बुलेंस में लेकर अपने घर गया। जैसे ही उसकी माँ ने अपने पति को मृत्यु शैया पर लेटा हुआ देखा, वह तो उसी समय बेहोश हो गई। सतीश ने अपने एक डॉक्टर दोस्त को पहले से ही बुला लिया था। उसने तुरंत सरला जी का इलाज शुरू कर दिया। अमित ने अपने पड़ोसियों को अपने पिता के बारे में बताया। रात भर सभी लोग जागते रहे और सुबह होते ही सभी रिश्तेदार भी आ गए। हरीश जी ने अपने जीते जी एक काम बहुत अच्छा किया था कि अपनी बड़ी बेटी काव्या की शादी बहुत ही धूमधाम के साथ शहर के एक प्रतिष्ठित और जाने माने व्यापारी जगत सिंह जी के बेटे रमेश के साथ करवा दी थी। अपने पिता का दुखद समाचार सुनकर काव्या भी पहुंच गई। अपनी माँ के साथ उसका भी रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है और सामाजिक रीति रिवाज तो करना ही था। इसलिए हरीश जी का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया और 13 दिनों की बाद 13वीं का कार्यक्रम भी हो गया। सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। काव्या को भी अपने ससुराल जाना था। हालांकि उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था अपने भाई और माँ को इस तरह दुखी छोड़कर जाने के लिए। लेकिन अमित ने उसे समझाया, उसे भी अपने परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिसने जन्म लिया है एक दिन तो जाएगा ही। और अमित ने काव्या को विश्वास दिलाया कि वह अपनी माँ का अपनी
जान से भी ज्यादा ध्यान रखेगा। अब अपने घर में रह गई सरला जी और अमित। अमित जब अपने ऑफिस चला जाता तो सरला जी अपने पति की फोटो के सामने फूट फूट कर रोती, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था कि अमित की शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे, क्योंकि उनका एक ही तो बेटा है, वह भी उन पर जान छिड़कता है। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि हरीश जी इतनी जल्दी उनका साथ छोड़ देंगे। लेकिन अमित अब पहले से भी ज्यादा जवाबदार हो गया था। वह ऑफिस से छुट्टी होते ही सीधे घर आ जाता। अब सरला जी धीरे धीरे सामान्य सी होने लगी। एक दिन अमित के ऑफिस में बहुत ही खूबसूरत लड़की ने ज्वाइन किया। अमित उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया, लेकिन किसी को एहसास नहीं होने दिया कि उसे वह पसंद है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस लड़की को, जिसका नाम रीना था, अमित के साथ उसे भी एक प्रोजेक्ट में काम करना था। अब रीना कभी अमित का लैपटॉप को पकड़ती तो कभी अमित रीना का लैपटॉप पकड़ता। कभी कभी रीना अमित के लैपटॉप में उसकी पर्सनल फोटो भी देख लेती, जिसमें अमित कभी अपनी माँ के साथ तो कभी अपने पिता के साथ था, और कहीं कहीं उसकी बहन की फोटो थी। उसे रीना ने अंदाजा लगा लिया कि अभी अमित की शादी नहीं हुई है। लेकिन अमित ने रीना का पर्सनल फोटो कभी नहीं देखे थे। अमित ने समय के साथ साथ पूरा फोकस अपने प्रोजेक्ट पर देना शुरू कर दिया। लेकिन उसका उल्टा, रीना चाहती थी कि प्रोजेक्ट जितना देरी से पूरा हो, उसे उतना ही अमित के साथ समय बिताने को मिलेगा। इसलिए वह जानबूझकर काम बिगाड़ देती थी ताकि प्रोजेक्ट में ज्यादा समय दे पाए। लेकिन अमित चाहता था प्रोजेक्ट समय पर पूरा करके दे ताकि उनका अच्छा इम्प्रेशन बने। लेकिन रीना तो अपनी ही दुनिया में खो गई थी। एक दिन अमित ने दिन भर बैठकर उस प्रोजेक्ट को पूरा किया और रीना से कहा कि उसे बॉस को फॉरवर्ड कर दे। लेकिन उसने लापरवाही के साथ हाँ तो कह दिया, लेकिन किया ही नहीं। अमित ने जब बॉस को उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो उसके बॉस ने उस पर भड़कते हुए कहा, क्या अमित, तुम मुझे अपना दोस्त समझ रहे हो क्या, जो मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अमित बोला, सर मैंने तो प्रोजेक्ट पूरा रेडी करके रीना को आपको फॉरवर्ड करने के लिए कह दिया था। बॉस बोले, अच्छा तो तुम अब मुझसे भी बड़े बॉस बन गए हो, जो दूसरे को ऑर्डर फरमाते रहते हो। जब प्रोजेक्ट रेडी हो चुका था तो तुमने ही क्यों फॉरवर्ड नहीं किया अमित? उस समय तो अपने बॉस से जवान लड़ाना उचित नहीं समझा। लेकिन रीना पर भड़कते हुए बोला, रीना आखिर तुम चाहती क्या हो? उसने अमित की बात भी पूरी नहीं होने दी और कह दिया, तुम्हें। अमित उसकी बात सुनकर एकदम आश्चर्यचकित रह गया। वह उसे एक टक बिना पलक झपके देखता ही रह गया। उसने कहा, रीना मैं प्रोजेक्ट वाली बात कह रहा हूँ। मैंने जब तुम्हें कहा था कि इसे फॉरवर्ड कर दो तो क्यों नहीं किया? रीना बोली, ठीक है अभी तुरंत कर देती हूँ। और उसने उसी समय फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन अमित उस दिन रीना के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण उसे बॉस की डांट सुननी पड़ी। उसी दिन रीना ने मन में ठान लिया था कि वह शादी करेगी तो उसी से। उसने मौका देखकर एक दिन अमित से पूछ ही लिया कि शादी के बारे में उसका क्या विचार है। तो उसने कह दिया, मेरी माँ जिससे शादी करने के लिए कह देगी बस उसी से कर लूंगा। अमित की बात सुनकर रीना बोली, और तुम्हारी चॉइस कुछ मैटर नहीं करती क्या? अमित मुस्कुरा कर बोला, मेरी कोई चॉइस ही नहीं है। अमित की बात सुनकर रीना को बहुत बुरा लगा। उसे लग रहा था कि वह भी उसे पसंद करता है, लेकिन शायद कह नहीं पा रहा है। ऐसा सोचकर रीना ने ही पहल कर दी। लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। रीना को अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। लेकिन जब उसने बात सामने रख ही दी तो आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसने सोचा, क्यों ना अमित की माँ से मिला जाए। उसने मौका पाकर एक दिन अमित से कहा, अमित
क्या तुम मुझे अपनी माँ से नहीं मिलवाओगे? अमित भी चाहता था कि रीना उसकी माँ से मिले, इसलिए उसने उसे अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले गया। सरला जी ने जब रीना को देखा तो वह भी खुश हो गई, क्योंकि रीना सरला जी के साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे उनकी अपनी बेटी हो। और उसने सरला जी को अमित के साथ शादी करने के लिए मना ही लिया, लेकिन उसने अमित के सामने एक शर्त रखी कि शादी के बाद वह अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में रखेगा या फिर उनकी बेटी काव्या के पास हमेशा हमेशा के लिए भेज देगा, तभी वह उससे शादी करेगी। अमित ने जब रीना की ऐसी शर्त सुनी तो वह आग बबूला हो गया और उसे दो टूक जवाब दे दिया कि वह उसके लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। रीना ने जब अमित की ऐसी बातें सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह वहां से चली गई, इस आशा के साथ कि वह उसे मनाने जरूर आएगा, लेकिन वह दोबारा उसके पास मनाने नहीं गया। तब रीना ने तिकड़म लगाई और एक दिन जब अमित ऑफिस के काम से 4 दिनों के लिए दूसरे शहर गया हुआ था, तब रीना ने अमित के घर में अपना डेरा डाल लिया और उसकी माँ को ये कह दिया कि उसके मम्मी पापा उसके मामा की बेटी की शादी में गए हुए हैं, इसलिए वह अपने घर में अकेली नहीं रह सकती। सरला जी ठहरी दया की मूरत, उन्होंने उसे तुरंत हाँ कह दिया। अब रीना सरला जी के साथ ऐसी बातें करती जैसे उसके मुंह से शब्द नहीं बल्कि शहद टपक रहा हो। वह सरला जी के पीछे जाती और पीठ की तरफ से उनके गले में दोनों हाथ डालकर ऐसे प्यार भरे शब्दों से मम्मी जी कहकर सारा काम करवाती। वह कहती, वाह मम्मी, आपके हाथों में तो जादू है जादू, आप तो कमाल का खाना बनाती हैं, आपके बनाए खाने के सामने तो 5 स्टार होटल भी फेल है। मेरे ऑफिस के मेरे सारे दोस्त तो मेरा टिफिन खाकर ऐसे चटकारे मारते हैं जैसे इससे पहले उन्होंने ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं था। सच में मम्मी जी, आप जितनी अच्छी हैं ना, उतना ही अच्छा सारे काम भी करती हैं। कहाँ से ली है ये सब ट्रेनिंग? ये कहकर कभी उनके हाथों को चूमती तो कभी उनके गालों को सहलाती। उसके इतने अपनापन भरे व्यवहार से सरला जी भी भाव विभोर हो जाती। कैसे 4 दिन बीत गए, ना ही सरला जी को पता चला ना ही रीना को। 5वें दिन जब अमित अपने घर आया तो उसने देखा उसके कमरे में एक सूटकेस रखा हुआ है और कुछ लड़कियों के कपड़े बालकनी में पड़े हुए थे। अमित को आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत ही अपनी माँ को आवाज लगाई और पूछा, क्या माँ, मेरे कमरे में ये किसका सूटकेस है और यहाँ मेरे कमरे में क्यों रखा है? और ये लड़कियों के कपड़े यहाँ क्यों सूख रहे हैं? ये किसके हैं? उसने एक ही बार में ढेर सारे सवाल पूछ डाले। माँ ने हकलाते हुए कहा, बेटा वो रीना। रीना क्या माँ? बेटा, तुम्हारे घर से जाने के बाद रीना हमारे घर रहने के लिए आई थी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। उसके मम्मी पापा कहीं शादी में गए हैं, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगी। अमित ने सोचा, ये लड़की भी बड़ी अजीब है। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने मुझसे लड़ाई की थी और अभी मेरे ही घर में रहने चली आई। उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? वह तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उससे मिलने के बाद पूछूंगा जरूर, ऐसा सोचकर शांत रह गया। शाम को जब रीना नहीं आई तो अमित ने उसे फोन लगाया और बोला, अरे तुम भी हद करती हो यार। जब तक मैं घर पर नहीं था तुम यहीं रही और मैं आज आ गया हूँ तो तुम नहीं आई। क्या बात है? तुम आज हमारे घर क्यों नहीं आई? कम से कम अपना सामान तो लेकर जाओ। रीना बोली, हाँ अमित, मम्मी जी से कह देना कि अब से मैं बिना किसी काम के तुम्हारे घर नहीं आऊंगी और तुम मेरा सूटकेस ला देना। अमित मन ही मन सोचता रहा, ये लड़की भी बड़ी अजीब है। खुद ही सारा सामान लेकर आई और अब पहुंचाने के लिए मुझे कह रही है। उसने बात का बनाना ठीक नहीं समझा और उसने दूसरे दिन ही उसका सारा सामान उसके पास पहुंचा दिया।
सरला जी ने जब अमित को ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाई। अब सरला जी अमित से रीना के साथ शादी की बात करने के लिए कहती, लेकिन अमित रीना की अपनी मां को वृद्धा आश्रम भेजने वाली बात बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए वह रीना से दूरी बनाकर ही रखना चाहता था। लेकिन एक दिन रीना ने अमित से स्वयं आकर माफी मांगी और कहा कि वह उसकी मां के साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन वह शादी करेगी तो सिर्फ अमित से ही। अमित को लगा स्वयं समय के साथ साथ रीना को भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए उसने खुशी खुशी हाँ कह दी। यह बात अमित ने जब अपनी माँ सरला जी को बताई तो वह तो फूली नहीं समाई। उन्होंने उन दोनों की चट मंगनी और पट ब्याह करवा दिया। रीना खुशी खुशी दुल्हन बनकर सरला जी के घर आ गई। अब अमित और रीना दोनों ऑफिस जाते और सरला जी सुबह से लेकर शाम तक घर के काम करती और रीना जैसे ही शाम को ऑफिस से आती अपनी सासू माँ के गले लग जाती और कहती, मेरी मम्मी सारी दुनिया की मम्मी से ज़्यादा अच्छी है। मम्मी आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, एक अच्छी सी चाय बना दो ना। सरला जी उसके मान मनोहार से इतनी खुश हो जाती कि अपने दोनों बेटे बहू को रोज ही चाय बना कर देती। अब ये उनका रोज का काम हो गया था। जब तक सरला जी के हाथ पैर चलते थे रीना उनसे खुशी खुशी काम करवाती रही, लेकिन जैसे ही सरला जी की तबीयत में कभी ऊंच नीच होने लगती रीना के तेवर भी बदलने लगते। अब तो वह उनसे चिड़ी चिड़ी सी रहने लगी, क्योंकि अब उनके इलाज करवाने के लिए उन्हें पैसे जो खर्च करने पड़ते थे। तभी एक दिन रीना ने सरला जी को बताया कि उनका बेटा अमित ऑफिस की तरफ से 8 दिनों के लिए विदेश गया है, क्योंकि उसे बॉस के साथ जाना था। इसलिए उसने अपनी पत्नी को फोन करके बता दिया है और माँ का ख्याल रखने के लिए कह दिया। सरला जी ने ये समाचार सुना कि उनका बेटा उनसे मिले बिना ही उन्हें रीना के सहारे छोड़कर चला गया है तो उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी ये सोचकर अपने आप को समझा लिया कि मेरा बेटा एक न एक दिन तो आएगा ही। अब तो रीना पूरे घर में अपना ही राज चलाने लगी। अब वह अपनी सास पर हुक्म चलाने लगी, हर काम के लिए वह उन्हें ऑर्डर देने लगी। सरला जी को सुबह थोड़ा सा भी उठने में देरी हो जाती तो वह उन्हें झकझोर कर उठाती, उन्हें खरी खोटी सुनाती। उन्हें अब ना ही घर के सोफे पर बैठने की आज़ादी थी, ना ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की, क्योंकि वह सब तो रीना के मायके से जो आया था। ऐसे ही एक दिन रीना के स्कूल के समय की कुछ सहेलियों ने रीना के घर में किटी पार्टी करने का प्रोग्राम रखा। उस दिन रीना ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और अमित को वापस आने में अभी 2 दिन बाकी थे। तभी रीना ने सरला जी से कहा, मम्मी जी मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं, आप सभी के लिए चाय नाश्ता और खाने का भी इंतजाम कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी 3 सहेलियां तो विदेश से आने वाली हैं और डायरेक्टर भी हमारे घर पर ही आने वाली हैं, तो उनके हिसाब से खाना बनना चाहिए। उस दिन सरला जी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा अगर बहू से कहती भी हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो वह तो मानने वाली है ही नहीं। वह यही सोचेगी कि मेरी सहेलियां आ रही हैं तो आप काम चोरी कर रही हैं और तबीयत खराब होने का बहाना बता रही हैं। इसलिए वे चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। तभी उसकी सारी सहेलियां एक एक करके आ गईं। रीना ने सरला जी को आवाज लगाई, सरला, ओ सरला, पानी तो लेकर आओ। सरला जी अपना नाम अपनी बहू के मुंह से सुनकर दंग रह गई। सरला जी ने भी कह दिया, जी अभी लेकर आई। सभी सहेलियों सरला जी को देखकर बोली, अरे वाह रीना, तू तो बहुत अच्छी किस्मत लिखवा कर आई है। भगवान के पास से
इतनी अच्छी काम वाली कहाँ मिलती है आजकल। क्या कहा था तूने, ये 24 घंटे तुम्हारे घर पर ही रहती है ना। तुम्हारे पति कितने रईस खानदान के हैं जो इनके पूरे खानदान को अपने घर में नौकर बनाकर रखते आए हैं। तुम लोग वाकई बहुत बड़े दिल वाले हो यार, जो ऐसे गरीबों की मदद करते हो, वरना बेचारी विधवा बूढ़ी औरत कहाँ कहाँ भटकती फिरती। इन्हें भरपेट खाना तो देती हो ना। इनका चेहरा कैसे मुरझाया सा है। रीना बोली, हाँ यार, खाना देते हैं। मेरे घर में किसी चीज की कोई भी कमी थोड़ी ही है। सल्ला जी अपनी बहू के मुंह से अपने लिए नौकरानी शब्द सुनकर बहुत दुखी हुई। उन्हें वो दिन याद आ रहे थे जिन दिनों रीना की शादी नहीं हुई थी। तब वही रीना ऐसी मीठी मीठी बातें करती थी जैसे लगता था उसके शब्दों से शहद टपक रहा हो। लेकिन आज वही रीना घर की मालकिन की नौकरानी बता रही है, लेकिन वे उसकी सहेलियों के सामने उसे नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसी समय उसकी एक सहेली को शरारत सूझी और उसने अपना एक पैर आगे कर दिया। सरला जी के आंखों में आंसू और हाथ में जूस का ट्रे थी, इसलिए उसका पैर नहीं दिखा और वह जूस के ट्रे के साथ सामने बैठी उसकी सहेली के ऊपर गिर पड़ी, जिससे उसकी सहेली का ड्रेस जूस गिरने से खराब हो गया। अब वह रीना पर ही इतनी चिल्लाने लगी कि कैसे गवार को काम पर रख लिया है। ऐसी नौकरानियों को ज्यादा सिर पर चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। अगर मेरे घर की नौकरानी ऐसी बेहुदा हरकत करती तो मैं तो तुरंत ही लात घुसे मारकर बाहर निकाल देती। अरे रीना, तू देखती क्या है, तेरी सहेली का 20,000 का ड्रेस खराब कर दिया इस बुढ़िया ने, और तू है कि चुपचाप मजे देख रही है। अगर तू नहीं भगा सकती ना तो मैं बताती हूँ कैसे भगाते हैं। ये कहकर उसकी सहेली ने जैसे ही सल्ला जी को मारने के लिए हाथ उठाया, उसी समय किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। सल्ला जी मार खाने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए आंख बंद कर ली थी, लेकिन जब उसका हाथ वहीं रुक गया तब उन्होंने धीरे धीरे अपना आंख खोली और देखा कि उनका बेटा आकर उस औरत का हाथ वहीं पकड़कर खड़ा है। तभी रीना बोली, अरे अमित, आप तो 2 दिनों बाद आने वाले थे ना, फिर 2 दिन पहले कैसे आ गए। तभी अमित अपनी पत्नी पर गुस्से से देखते हुए कहा, क्यों, मुझे अपने ही घर में आने के लिए तुमसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी क्या। तभी सरला जी चिल्लाते हुए बोली, अमित, दरअसल बात वो थी कि तभी अमित ने चटाक से अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और कहा, वैसे ये थप्पड़ मुझे पहले ही जड़ देना चाहिए था, जब ये औरत मेरी माँ से ही सारे काम करवाया करती थी। लेकिन मैं सोचता था आज नहीं तो कल सुधर जाएगी, लेकिन ये तो रोज के रोज ढीठ होती जा रही है और इसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज मेरी माँ को नौकरानी बना दिया। यहाँ तक कि हाथ भी उठाने में इसे संकोच नहीं हो रहा था। और वहाँ उसकी जितनी सहेलियाँ बैठी थीं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, ये औरत कोई और नहीं, नौकरानी नहीं, ये मेरी माँ है और मैं 2 घंटा पहले ही आ चुका था और मैंने मेरा मोबाइल को ऐसी जगह पर रख दिया जिसमें आप सभी लोगों की हरकतें रिकॉर्ड हो जाएं। और उसने वह सीन भी दिखाया जिसमें उसकी सहेली ने अपना पैर आगे करके सरला जी को गिरा दिया था। रीना की सभी सहेलियां शर्मिंदा होकर वहां से चुपचाप चली गईं। तभी रीना अपने पति अमित से लड़ाई करने लगी कि इस गंवार बुढ़िया के लिए तुमने मेरी इतनी मॉडर्न और स्मार्ट सहेलियों को अपमानित करके भगा दिया। अब तो मैं तभी वापस आऊंगी जब आप मेरी सभी सहेलियों से माफ़ी मांगेंगे। अमित बोला, मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, बल्कि
वही लोग मेरी देवी समान माँ को अपमानित करके उनकी हंसी उड़ा रहे थे। तुम्हें अपनी सहेलियों की गलती क्यों नहीं दिखती? मैंने तो तुम्हें प्रूफ भी दिखा दिया। तब रीना बोली, जरूर इस बुढ़िया ने ही उस मोबाइल को मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए रखा होगा। तभी अमित बोला, अरे मूर्ख, मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैंने रखा था, फिर भी तुम क्यों नहीं मानती? याद कर, जब तुम अपनी सारी सहेलियों को अपने कमरे में ले गई थी फ्रेश होने के लिए, उसी समय मैंने तुम्हारे मुंह से मेरी माँ का नाम सुना। मैं समझ गया रीना मेरे नहीं रहने का पूरा फ़ायदा उठा रही है, और ये बिना सबूत के तो मानने वाली भी नहीं है। इसलिए उसी समय अपना दिमाग लगाया और अपना मोबाइल ऐसी जगह में रख दिया और जहाँ से एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो सके, और मैंने उसमें सफलता भी पाई। अगर मैं तुम्हें बताकर आता तो शायद मेरी माँ परलोक सिधार जाती, फिर भी मुझे सच्चाई पता नहीं चल पाती। लेकिन अब मैं और मेरी माँ, हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। अगर तुम अपने मायके जाना चाहती हो या अपने उन बिगड़ैल सहेलियों के पास जाना चाहती हो तो तुम खुशी खुशी अपनी मर्जी से जा सकती हो। उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने हमारी शादी से पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, मुझे ऐसी औरत की कोई आवश्यकता नहीं है जो मेरी माँ की इज्जत ना कर सके। रीना तो शादी के पहले जो अपनी माँ के लिए अमित ने उसे कोई महत्व नहीं दिया था, उसका बदला लेने के लिए आई थी, लेकिन इसका तो पासा ही उल्टा पड़ गया और उसे ही अपमानित होकर घर से जाना पड़ रहा था। वह जाते जाते एक बार फिर बोली, अमित, एक बार फिर से सोच लो, मेरी सहेलियों से माफ़ी मांगोगे या अपनी माँ के साथ सड़ते रहोगे इस खंडरनुमा घर में? अमित गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, मेरी माँ से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम जाना चाहती हो तो अभी के अभी जा सकती हो। तुम्हारे आने से पहले भी हम दोनों माँ बेटा एक दूसरे के लिए काफ़ी थे और आज भी काफ़ी हैं, और आगे भी एक दूसरे का सहारा पाकर अपनी ज़िंदगी खुश होकर जी सकते हैं। रीना को अमित की एक एक बातें तीर के समान चुभ रही थी। उसने अपना सारा सामान पैक किया और चली गई। मायके में 2-4 दिन तक तो वो सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसकी भाभी उसे ताने सुनाने लगी, क्योंकि वह रोज़ ही अपनी माँ के साथ बैठकर या तो टीवी देखती रहती थी या फिर गप्पे मारती रहती थी, क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण उसके बॉस ने भी उसे ऑफिस से निकाल दिया था। लेकिन रीना को अपने पिता के धन का बहुत घमंड था, लेकिन एक दिन हार्ट अटैक आ जाने के कारण उसके पिता भी परलोक सिधार गए। जब से उसके पिता स्वर्ग सिधारे तब से उसके भाई ने अपने पिता के कारोबार को अपने हाथों में ले लिया। अब जब भी उसकी माँ या रीना को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो लोग कम से कम 10 बार बोलते, तब कहीं वह सामान या तो उसका भाई लाकर देता है या कभी उसकी भाभी लाकर देती, और अगर लाकर देते भी तो 10 ताने भी मारते। अब रीना को पछतावा होता कि काश वह अपनी माँ की बातों में आकर अपने पति का घर छोड़कर नहीं आई होती और उनके बहकावे में आकर अपनी देवी समान सास को बहुत ही तड़पाया, जलील किया और अपमानित भी किया। लेकिन अब वह वापस जाए भी तो किस मुंह से? लेकिन उसकी माँ उसे तसल्ली देती रही कि उसके रहते उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह भी अपनी माँ की बातों में आकर फिर से निश्चिंत हो गई। अब दोनों माँ बेटी फिर से वैसे ही ठाट बाट से रहने की कोशिश करने लगी और अपनी बहू को ऑर्डर फरमाने लगी। उसकी बहू ने उन दोनों पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर अपने पति को रोज़ रोज़ भड़काती रहती।
अब एक दिन भी ऐसा नहीं रहता था जिस दिन उनके घर में झगड़ा ना होता हो। उधर अमित की अपनी माँ के इतनी उम्र हो जाने पर भी काम करता देख चिंता बढ़ गई। वह दिन रात सोचता रहता कि मैं कितना अभागा हूँ कि मैं अपनी बूढ़ी माँ को उनके बुढ़ापे में भी सुख नहीं दे पा रहा हूँ। वह अपने आप को इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान समझने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे खून की उल्टियाँ होने लगी। जब वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे टीबी हो गया है बताया कि उसको MDR टीबी हो गई है, जिसका इलाज जल्दी नहीं कराया तो फिर इनको कोई नहीं बचा सकता। फिर भी हम कोशिश करेंगे। अमित ने कुछ दिनों तक तो इलाज करवाया, लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा ही खराब होने लगी तब उसने सोचा, अगर माँ अपने बुढ़ापे में मुझे ऐसी हालत में देखेगी तो वह तो जीते जी ही मर जाएगी। इसलिए क्यों ना माँ को वृद्धा आश्रम में ही पहुँचा दूँ, ताकि वह वहाँ उनके हम उम्र लोगों से मिलेंगी तो माँ शायद अपने जीवन के अंतिम दिन कुछ अच्छे से गुजार पाएंगी। उसने अपनी बहन के घर माँ को इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनका भी तो अपना परिवार है। उनके परिवार में उनके साथ ससुर, देवर, देवरानी और सबके बच्चे हैं। वह भी तो संयुक्त परिवार में रहती है, तो मेरी माँ को वहाँ रखने से बेहतर तो वृद्धाश्रम है, ताकि वह अपनी सारी संपत्ति दान कर सकूं। ये सोचकर अमित ने माँ से कहा, माँ मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना है और आप इतने बड़े घर में अकेली कैसे रह पाएंगी, इसलिए मैंने आपके रहने का कहीं अच्छी जगह इंतजाम कर दिया है। कल हम वहीं चलेंगे। सरला जी अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बेटा ने उनके लिए जिस जगह का चुनाव किया है वह जगह अच्छी ही होगी। ऐसा सोचकर उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपना सारा सामान समेटा और बेटे के साथ चली गई। अमित ने एक वृद्धा आश्रम के सामने अपनी कार रोकी। तब सरला जी बोली, बेटा मुझे वृद्धा आश्रम में क्यों लेकर आए हो? अमित बोला, माँ यहाँ पर आप सुरक्षित रहेंगी और आपकी सुविधा में कोई भी कमी नहीं होगी। और वह हंसता हुआ बार बार मुड़ मुड़ कर अपनी माँ को देखता हुआ वहाँ से चला गया। अब सरला जी अपने हम उम्र लोगों के साथ, बुढ़ों के साथ घुल मिलकर नहीं रहती थी। वह तो बस अपने बेटे के ख्यालों में ही खोई रहती और दिन रात अपने पति की फोटो को अपनी छाती से लगा कर रखती। अमित ने अपनी करोड़ों की संपत्ति उस वृद्धा आश्रम को दान कर दिया ताकि उसकी माँ को कोई असुविधा न होने पाए। लेकिन सरला जी को उन सारी सुख सुविधाओं से कोई मतलब ही नहीं था। सरला जी को वहाँ रहते रहते लगभग 3 महीने हो चुके थे। वृद्धा आश्रम के मैनेजर दिवाकर जी से कहा, बेटा क्या मेरे बेटे का फोन आया था? दिवाकर जी ने कहा, माँ जी आपके बेटे का क्या नाम है? सरला जी बोली, बेटा मेरे बेटे का नाम अमित है। दिवाकर जी ने अमित को फोन लगाया और उनसे बात करवा दी। सरला जी बोली, बेटा अमित तू कब वापस आ रहा है? अमित बोला, बस माँ कुछ दिनों बाद वापस आ रहा हूँ। सरला जी अपने बेटे की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुई। ऐसे ही सरला जी को जब मन करता सुनकर दिवाकर जी से कहकर फ़ोन लगवा लेती और कहती, बेटा तू कब से कह रहा है कुछ दिनों बाद आ रहा हूँ, तो क्या मैं मर जाऊँगी तब ही आएगा? कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। उस दिन सरला जी ने अपने बेटे से आखिरी बार बात की थी। सरला जी को तब तक लगभग 4 वर्ष हो गए थे वहाँ रहते रहते। उस बीच कई लोगों ने कई प्रकार की बातें की, जितने मुँह उतनी बातें। कोई कहता, अरे इस बुढ़िया का बेटा इतना पैसे वाला है कि इसकी 7 पुश्तें बैठ कर खाएगी, फिर भी खत्म नहीं होने होगी। लेकिन पता नहीं आजकल की औलादों को क्या हो जाता है, जो अपने जन्मदाता बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। तो कोई कहता, अरे
तो इस बुढ़िया के कोई रिश्तेदार नहीं है क्या, जो इसके बेटे ने वहां ना पहुंचाते हुए यहाँ वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया? या फिर हो सकता है इसके पति के मृत्यु के बाद इनके रिश्तेदारों ने इनसे मुंह मोड़ लिया होगा। इस प्रकार से सभी लोग अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। सरला जी उन लोगों की बातें सुनकर भी विचलित नहीं होती थी। वह अपने बेटे को याद करती और आंसू बहाती रहती। ऐसे ही 4 साल तक सरला जी उस वृद्धा आश्रम में रही और एक दिन इस भारी दुनिया को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गई। जब उनका पार्थिव शरीर उठाया जाना था तो वहां के कुछ बुजुर्गों ने दिवाकर जी से कहा कि कम से कम इनके बेटे को तो सूचना दे दो। तब दिवाकर जी अपना सिर झुकाए खड़े हो गए और बोले, इनका बेटा इस दुनिया में होगा तभी तो मैं उसे सूचना दूं। वो है तो इन्हें यहाँ पहुँचने के 1 माह बाद ही टीबी के बीमारी के कारण परलोक सिधार गया है। फिर आप सरला जी से फोन पर किससे बातें करवाते थे? तब दिवाकर जी ने बताया कि उनके बेटे का मोबाइल मेरे पास ही जमा है और वह आवाज़ उसी की मोबाइल में रिकॉर्ड है। मैं तो बस उसी रिकॉर्डिंग को उन्हें सुना दिया करता था ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। और उसने यहाँ अपनी माँ को इसलिए पहुँचा दिया था ताकि उसकी माँ अपने हम उम्र लोगों के साथ अपने सुख दुख बांट कर अपना दिल हल्का कर लिया करें और वह उन्हें उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने दुख में शामिल करके दुखी भी नहीं करना चाहता था। धन्य है ऐसा पुत्र जो मरते दम तक अपनी माँ के बारे में ही सोचता रहा। और आप लोगों ने उसके प्रति क्या क्या धारणाएं बना ली थी। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज के बारे में पूरी बात जाने बिना ही किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ता है। दिवाकर जी की बातें सुनकर सभी की आंखों में अमित के त्याग और सरला जी की बेबसी के लिए आंसू थे। उन्होंने एक साथ मिलकर दिवाकर जी से माफी मांगी। दिवाकर जी ने सभी से कहा, अब जो हुआ सो हो गया, उसे तो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन चलो अब सभी लोग मिलकर सरला जी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर जब रीना और उसकी माँ ने मनमानी करना शुरू कर दी तो उसके भाई ने उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया और अब वे दोनों सड़कों पर मारे मारे फिरने लगे। एक दिन रीना अपनी माँ के साथ अमित के घर गई तो आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें बताया कि अमित की मृत्यु हो गई है और सरला जी वृद्धा आश्रम में है। जब वे दोनों वृद्धा आश्रम में गई तो पता चला वह भी इस दुनिया में नहीं रही। और जब उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अमित ने अपनी सारी प्रॉपर्टी वृद्धा आश्रम को दान कर दिया है। अब रीना की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उसे लगा था अमित कुछ दिनों बाद उसे बुला ही लेगा और उससे उसकी शादी हुई है तो सारी प्रॉपर्टी तो एक ना एक दिन उसी की होगी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसकी तो दुनिया ही लुट गई। उसने वहाँ के मैनेजर दिवाकर जी को अपनी सारी परेशानी बताई और ये भी बताया कि श्री अमित उसका पति था और सरला जी उसकी सासू माँ थी। वहाँ उपस्थित लोगों को जब रीना के बारे में पता चला तो सभी लोग उसके बारे में थू थू करने लगे। रीना वहाँ हमेशा अपना सिर झुकाए रहती थी। उसे लोगों के सामने अब सिर उठाकर बोलने में शर्म आती थी तो अपने जीवन भर पछताती रही कि काश उसने एक बार तो अमित की बात को ध्यान से सुनी होती। काश उसने अपनी माँ की तरह अपने पति की माँ को सम्मान दिया होता तो आज वह भी अपने घर में सम्मान के साथ रहती। वहीं उसकी माँ भी मन ही मन पछताती कि मैंने अपनी बेटी की जिंदगी को अपने ही हाथों से बर्बाद कर दी। काश मैं समय रहते सुधर जाती तो आज मेरी बेटी मेरे कारण इतनी दुखी नहीं झेलती और आज उसकी बेटी को नहीं ना पति रहा, ना ही कोई बच्चा हुआ, ना ही उसके सर पर छत रही। इस प्रकार रीना और उसकी माँ ना ही रो सकते थे और ना ही हंस सकते थे। उन्होंने अपने हाथों अपनी ही दुनिया
उजाड़ ली थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।